हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस क्लास 10 टर्म 2। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। खासतौर पे जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं यानी कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरह का पैटर्न जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में आने वाला है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। टोटल 5 सेक्शंस होंगे, A, B, C, D एंड E। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दे आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है लेकिन 40 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसके आंसर्स आपको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। सेक्शन नंबर सी, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आएंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। दोनों ही क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच होंगे और इनके आंसर्स आपको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये दोनों ही क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है और लास्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन ई जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। 13.1 जो कि हिस्ट्री से 1 मार्क्स का आएगा और 13.2 जो ज्योग्राफी से 2 मार्क्स का आएगा। देर इज़ नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल कोई चॉइस नहीं क्वेश्चन पेपर में। हावेवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन अ फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी। जैसे कि आपको वेरी शॉर्ट है तो फर्स्ट क्वेश्चन की 2 चॉइसेस मिल सकती हैं। ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड। तो आपको अगर कहीं पर भी इंटरनल चॉइसेस हैं तो आपको उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेरेवर नेसेसरी। इसके अलावा हर सेक्शन के साथ भी आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दी गई होगी जहाँ पे ज़रूरी होगी। तो अब हम जो है प्रैक्टिस पेपर को स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, 2 मार्क ईच। तो सेक्शन ए 10 मार्क्स का है टोटल। So question number 1 is who had designed the Swaraj flag in 1921? Explain the main features of this Swaraj flag. आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि स्वराज का जो फ्लैग है 1921 में उसको डिज़ाइन किसने किया है और स्वराज फ्लैग के मेन फीचर्स क्या हैं। क्योंकि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 मार्क्स का मान लीजिए और जो सेकेंड पार्ट है वो भी आप 1 मार्क्स का मान लीजिए। By 1921 महात्मा गांधी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग की जो डिज़ाइनिंग है वो महात्मा गांधी ने की है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल और ट्राई कलर फ्लैग विच इज़ इन रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिज़ाइन। ठीक है, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस समय एक ट्राई कलर फ्लैग का मतलब तिरंगा जिसमें 3 रंग होते हैं और इस तिरंगे में कौन कौन से रंग थे, रेड ग्रीन और येलो, इसके डिज़ाइन किया गया था। इट हैज़ 8 लोटस। इस झंडे में जो स्वराज फ्लैग था 1921 का, इसमें 8 लोटस मतलब कमल के फूल थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्रीसेंट मून था जो रिप्रेजेंट करता है हिंदूज और मुस्लिम को। इन 1921 इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड वाइट। जो 1921 में जो था वो भी ट्राई कलर था जो रेड ग्रीन और वाइट कलर का था और इसमें एक शाइनिंग व्हील थी, चमकता हुआ पहिया सेंटर में, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी सेल्फ हेल्प की आइडियोलॉजी को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैरिंग द स्वराज फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। ठीक है, उस समय यानी कि नेशनल मूवमेंट के समय स्वराज के झंडे को हाथ में ले जाकर प्रदर्शन करना जो है एक अपने देशभक्ति का एक प्रतीक माना जाता था। यहाँ पे मैं एक बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, आप आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर जो मैंने आंसर्स दिए हैं वो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बताए हैं, आप चाहे तो आंसर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट आर कॉल्ड कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, गिव एग्जांपल। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, आपको इसमें कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं वो भी बताना है और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। So cooperative sector industries are owned and operated by the producer or suppliers of raw material, workers और both। cooperative sectors industries वो industries होती हैं जो कि producer supplier जो कि रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं और वर्कर्स या सभी मिलकर जो है उस इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, जिसमें इस इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको चलाने का काम जो है प्रोड्यूसर या सप्लायर रॉ मटेरियल या वर्कर्स मिलकर करते हैं। और साथ ही कोर इंडस्ट्री केरला। तो 2 एग्जाम्पल्स आप इसके यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन पार्टी सिस्टम। आपको इसमें वन पार्टी सिस्टम पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में वन पार्टी सिस्टम पूछा जाता है अलग से या सिंगल पार्टी सिस्टम पूछा जाता है तो ध्यान रखिए कि वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर तो और करके मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम दोनों का मतलब एक ही है। वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब एक ही है। तो इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सरकार को बनाने का, सरकार को कंट्रोल करने का अधिकार होता है। इन्हीं देशों की जो पार्टी सिस्टम है उन्हें वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल है चाइना विच हैज़ अ सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। वन पार्टी सिस्टम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वन पार्टी सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये नॉन डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे इलेक्शन ज़रूर होते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि किसी देश में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक होगा। In the countries having one party system, the liberty of the individual is lost because people are deprived of the right of electing representatives। यहाँ पर जो है नागरिकों के जो चुनने का अधिकार है उससे उनको उनसे उनको अलग कर दिया जाता है क्योंकि लोगों के पास रियल चॉइसेस नहीं होती कि वो किसको चुने, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं लेकिन लोगों के पास रियल चॉइस नहीं होती। देयर इज़ वन कैंडिडेट इन हुज फेवर ऑल द सिटीजन हैव टू वोट। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इलेक्शन इन अ रियल सेंस। इलेक्शन ज़रूर होते हैं बट इन्हें हम रियल सेंस में इलेक्शन नहीं कह सकते। तो इस तरह से आप वन पार्टी सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोशिश करें तो पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए सो दैट कि आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज सामने रख सकें और जो चेकिंग करने वाले हैं वो पॉइंट वाइज आपके आंसर्स चेक करके आपको साथ के साथ मार्किंग भी करता जाए। तो ऐसा करने से चेकिंग करने के लिए भी आसानी होती है और आपके आंसर्स टू द पॉइंट भी लिखे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। इधर आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हाई रिस्क होता है तो क्रेडिट जो होता है यानी कि जब वो किसी से लोन लेते हैं वो उधार लेने वाले के लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाई रिस्क की सिचुएशन में जो उधार है वो उधार लेने वाले के लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों, एक्सप्लेन करना है आपको। इस जो ये स्टेटमेंट है इसको आपको समझाना है क्यों। सो एट टाइम रीपेमेंट ऑफ लोन बिकम डिफिकल्ट एंड क्रेडिट इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग द अर्निंग pushes the borrower into a situation from which recovery is very difficult and painful। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको रीपे करना या चुकाना, लोन को वापस चुकाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वो सिचुएशन होती है कि हमने तो लोन लिया था कि हमारी अर्निंग इम्प्रूव होगी, मतलब हम कुछ काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपनी अर्निंग में, लेकिन उस लोन की वजह से जब हम उस लोन को नहीं चुका पाते तो वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ से उस लोन की रिकवरी होना पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं, यानी कि
कर्ज का जाल कहते हैं। देन द बोरोवर इज फोर्स टू गिव अप हिज कोलेट्रल और एसेट यूज एज द गारंटी टू द लेंडर। यह वो सिचुएशन होती है कि अगर जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसने जब उधार लिया था किसी व्यक्ति से या बैंक से कहीं से भी उसने उधार लिया था, तो उसने कोलेट्रल वहाँ रख दिया था या कुछ चीज़ अपनी गिरवी रखी थी, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो लोन नहीं चुका पाता तो उसको उस चीज़ को जो है उस लोन की रीपेमेंट के लिए रख लिया जाता है। तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोन तो उस पर्सन ने जो है अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए लिया था, लेकिन रीपेमेंट ना होने की कंडीशन में ये सिचुएशन उसके लिए पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द डाटा इन टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नीचे एक टेबल दी गई है, इसमें जो डाटा है उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला आपको गॉज इन मीटर्स दिया है, सेकेंड जो कॉलम है वो रूट का है, थर्ड कॉलम रनिंग ट्रैक का है, फोर्थ कॉलम टोटल ट्रैक का है। अब इसी बेस पे उस डाटा को चेक करके यानी इस टेबल को स्टडी करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई आर रेलवेज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिकॉज इट कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, क्योंकि एक रेलवेज़ के थ्रू हम सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं कर सकते बल्कि और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मल्टीफेरियस एक्टिविटी, जैसे कि आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी साइट सीइंग का अंदर है कि हम जो आसपास के नज़ारे हैं उनको देख सकते हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलावा हम गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस में। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि रेलवेज़ मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ करते के काम आते हैं, तो इसीलिए आज इंडिया में रेलवेज़ जो है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी डाटा से रिलेटेड है, हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ रूट आर कवर्ड बाय रेलवेज, कि रेलवेज के थ्रू कितने रूट्स जो है वो कवर किया जाता है, मतलब कितना किलोमीटर जो रूट है वो रेलवेज कवर करता है। तो अगर हम उसको मल्टीपल गॉज ऑपरेशन को देखें तो वो 68,442 किलोमीटर एक्सटेंड करता है, मतलब इतना जो है किलोमीटर रूट जो है वो रेलवेज कवर करती है। नाउ अब हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स ईच है, यानी कि सेक्शन बी आपका 9 मार्क्स का है। सेक्शन ए हमारा 10 मार्क्स का था, सेक्शन बी 9 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज क्रेडिट मीन, कि आखिर क्रेडिट क्या होता है। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार कह सकते हैं हम इसे, उधार क्या होता है और उधारी के टर्म्स क्या हैं, ठीक है। Credit refer to an agreement in which lender supply the borrower with money, goods and services in the return for the promise of future repayment। क्रेडिट का एक एग्रीमेंट होता है जो कि बोरोवर और लेंडर के बीच में, लेंडर जो उधार दे रहा है और बोरोवर जो उधार ले रहा है, इनके बीच में होता है, पैसों को लेकर, गुड्स को लेकर या सर्विसेज को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, यानी कि क्रेडिट मनी, गुड्स और सर्विसेज को लेकर हो सकता है। लेकिन इसके बदले में ये प्रॉमिस किया जाता है कि जो भी चीज़ वो ली गई है उसको फ्यूचर में पे करेगा, रीपेमेंट करेगा। जैसे मैं मार्केट जाती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ कम पड़ गए हैं और मैं दुकान से कुछ चीज़ खरीदती हूँ और मुझे 10 रुपीज़ और देने थे लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं उससे क्या बोलती हूँ कि उधार पे मुझे सामान दे दीजिए, मैं आपको 10 रुपये बाद में दे दूँगी। तो वो भी एक तरह का जो है क्रेडिट होता है, जिसमें लैंडर और बोरोवर के बीच में प्रॉमिस होता है कि मैं फ्यूचर में आपको पेमेंट कर दूंगी। तो ये भी एक तरह का क्रेडिट माना जा सकता है। अब बात करते हैं जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि क्रेडिट के उधार लेने के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। जब भी अगर बड़े लेवल पर लोन लिया जाता है या आप किसी मनी लेंडर से, बैंक से लोन लेते हैं, तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स किया जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है। सेकंड होता है कोलेट्रल। जब आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको अपना कुछ भी प्रॉपर्टी, घर, मकान के कुछ पेपर जो है वहाँ पे रखने एज ए कोलेट्रल रखने होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हम वो चीज़ गिरवी रख रहे हैं। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में कोलेट्रल देना ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है।
बैंक में कोलेट्रल देना नेसेसरी इसलिए भी हो जाता है कि अगर हम उस लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं इन फ्यूचर, किसी भी सर्कमस्टांसिस में अगर हम उस लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक जो है उस कोलेट्रल को बेच कर या नीलाम करके जो है अपनी पेमेंट उससे वसूल करेगा। थर्ड जो क्रेडिट का जो टर्म्स है वो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही लोन मिलता है। एंड लास्ट इज मोड ऑफ पेमेंट, और साथ ही साथ उसमें ये भी फिक्स किया जाता है इन डॉक्यूमेंटेशन में कि जो बोरोवर है वो किस तरह से जो लेंडर को मनी वापस देगा, रीपेमेंट जो है वो किस मोड से होगी। These terms of credit are very substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of lender and borrower. अगर मैं किसी मनी लेंडर से अपने फ्रेंड से लोन ले रही हूँ तो वहाँ पर जो टर्म्स होंगी क्रेडिट की वो अलग होंगी। अगर मैं किसी मनी लेंडर से लोन ले रही हूँ तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग होंगी, और अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो वहाँ पर जो है इन सभी टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो मैंने भी डिस्कस की हैं वो ज़रूर होंगी। They may vary depending on the nature of lender and borrower. Every loan agreement specify an interest rate. हर लोन एग्रीमेंट में एक इंटरेस्ट रेट होता है which the borrower has to pay to the lender, जो कि borrower को उधार लेने वाले को चुकाना पड़ता है along with the repayment of principal. प्रिंसिपल तो देना ही है, प्रिंसिपल का मतलब है जो मेन अमाउंट हमने लिया है वो तो उसको रिटर्न करना ही है, इसके ऊपर हमें उसको कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा। इन एडिशन टू दिस लेंडर में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी फ्रेंड से या मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं तो उनको हमें कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बैंक में कोलेट्रल देना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे और का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको जब जनरल इंस्ट्रक्शन बताए थे तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल तो कोई भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल चॉइस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास चॉइस है कि या तो आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप मेंशन 3 लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने, अगर कहीं पर भी और लिखा है 2 क्वेश्चन के बीच में, इसका मतलब ये होता है कि आपको उन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो 3 लिमिटेशंस देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम की 3 लिमिटेशंस क्या है? पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, यानी कि अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे गेहूं किसी को देने हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि गेहूं के बदले मुझे चावल मिल जाए, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिलना मुश्किल है। मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना जिसको गेहूं चाहिए लेकिन चावल बेचने हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ द गुड कैन नॉट बी डन ईजिली, गेहूँ और चावल की जो वैल्यूएशन है वो इक्वल नहीं हो सकती है। देर आर सर्टेन प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। इसी तरह से आप अपने मन से अपने हिसाब से जो आपको सही लगती है 3 लिमिटेशंस जो हैं बार्टर सिस्टम की लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शहरों में कैसे स्प्रेड हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। अर्बन एरिया, कंट्री साइड यानी कि गांव में कैसे स्प्रेड हुआ, इंडस्ट्रीज़ में कैसे स्प्रेड हुआ, वर्कर्स के बीच में कैसे स्प्रेड हुआ, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कई तरह से पूछा जा सकता है और सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। तो इट मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, शहरों में सबसे पहले मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हुआ था। नेक्स्ट इज थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। हज़ारों बच्चों ने जो है ऐसे स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया था जो कि सरकार चलाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन दे दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। इसके अलावा काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किए गए, लगभग सभी प्रोविंसेस में, सिर्फ मद्रास को छोड़कर लगभग सभी प्रोविंसेस में बॉयकॉट किया गया काउंसिल इलेक्शंस को। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, यानी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी उनको पिकेट, मतलब उनके जो मेन गेट से वहाँ पे जो है प्रदर्शनकारी खड़े रहते ताकि किसी को भी अंदर ना जाने दें। फॉरेन क्लोथ्स, जो विदेशी कपड़े थे उनको जो है सड़क पर जलाया जाता था, मतलब अनाउंसमेंट की जाती थी कि सभी के घर में जो भी विदेशी सामान है वो लेकर आइए, और फिर एक तरह की बोनफायर जो है चौराहे पर की जाती थी। तो इस तरह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो शहरों में स्प्रेड हुआ था, फैला था। 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई हैज़ इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन। इसी सैम्पल पेपर यानी कि प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत में क्वेश्चन आया था
व्हाट इज सिंगल पार्टी सिस्टम। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम, तो कई बार दोनों में डिफरेंशिएट एक साथ भी आ सकता है, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। तो आप तैयारी इस तरह से कीजिए कि आप मल्टी पार्टी सिस्टम की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लीजिए, सिंगल पार्टी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लर्न कर लीजिए, टू पार्टी सिस्टम के भी पॉजिटिव और नेगेटिव, सबके पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए कि अगर ये कहीं डिफरेंशिएट बिटवीन में आ गए या किसी का पॉजिटिव या किसी के नेगेटिव इंफॉर्मेशन मांग ली, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन में उसका आंसर प्रॉपरली लिख सकें। If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system। ठीक है, जहाँ जिस देश में, कि मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, जिस देश में दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three पार्टी। सबसे पहला रीज़न ये था कि भारत में सोशल यानी कि सामाजिक और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को आसानी से एब्जॉर्व नहीं कर सकती थी, इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। Second is, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आम नागरिक है जिसको वोट देने का अधिकार है, उनके सामने चॉइसेस होती हैं, वो इन्जॉय करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को और सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत से चॉइसेस में कि उनके लिए बेस्ट कौन है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मल्टी पार्टीज़ हैव देयर ओन पॉलिसीज़। हर पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। दे कीप पीपल इन्फॉर्म अबाउट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। वो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती है उसके बारे में लोगों को बताती रहती है। तो इस तरह से आप इसमें 3 पॉइंट ही लिखेंगे। 3 पॉइंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेक्शन बी हमारा 3 नंबर का है, बट आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं टू लिव इन अ सेफ साइड। अगर आपको सेफ साइड पर रहना है कि 3 में से कहीं मेरा गलत ना हो जाए, तो आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ताकि उसमें से 3 तो आपके सही होंगे ही होंगे। तो कभी भी अगर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है और आप पॉइंट में आंसर कर रहे हैं, तो 2 नंबर में 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, बट आप चाहें तो 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं फॉर अ सेफ साइड। इस तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट लिख दीजिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप 4 पॉइंट लिख दीजिए। अब हम सेक्शन सी में आ गए, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। तो ये सेक्शन सी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको अच्छे से पॉइंट बाय एक्सप्लेन करना है। डेमोक्रेसी गिव पावर टू पीपल टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। सबसे पहली बार डेमोक्रेसी नागरिकों को ये अधिकार देती है कि वो अपनी सरकार को चुन सके, उसको कंट्रोल कर सके और उसको पावर से रिमूव भी कर सके। ये तीनों ही अधिकार सिर्फ डेमोक्रेसी में नागरिकों को मिलते हैं। जनता को चुनने का अधिकार, उसको कंट्रोल करने का अधिकार और उसको सत्ता से हटाने का भी अधिकार मिलता है। इट अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन एंड इंश्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव टू से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा हमें इलेक्शन के टाइम पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार मिलता है, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी में आपको एज अ रिप्रेजेंटेशन आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी मिलता है। सेकेंड इज देर इज़ नो मोनोपोली ऑफ पावर बाय अ पर्सन और अ पार्टी। जैसे कि मैंने अभी आपको इसी पेपर में बताया था शुरुआत के क्वेश्चन में कि सिंगल पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका पावर उसके हाथ में होती है, उसकी मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है सत्ता में। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्पीट करती, कॉम्पिटिशन में उतरती हैं। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल इट प्रोमिसेस और फेल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, देन इट इज़ वेरी लाइकली दैट इट विल नॉट गेट री इलेक्टेड। अगर सरकार जनता से किए हुए अपने प्रोमिसेस को पूरा करने में फेल होती है या उनके एक्सपेक्टेशन पर नहीं खड़ी उतरती है, तो अगले इलेक्शन में उनको जनता जीतने नहीं देगी और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को सरकार बनाने का मौका देती है। Next is democracy ensure that the right of its people are protected by the state and government function according to the law। डेमोक्रेसी में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको राज्य और
केंद्र सरकार उनको प्रोटेक्ट करे, यानी कि अधिकारों को उनसे छीनना नहीं है, अधिकारों को उनको देना है। अगर किसी भी सिचुएशन में वो नागरिकों के अधिकारों को छीनती है तो उसको वापस लौटाने का काम भी डेमोक्रेसी में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज, in a democratic setup there is no distinction between people based on race, religion, caste, color और birth। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप को चुनने का ये भी एक बहुत मेन रीज़न था कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप चुनने के बाद किसी भी व्यक्ति में उसके स्किन के कलर, उसके धर्म, उसकी कास्ट या उसके बर्थ को लेकर जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू ऑल, सभी नागरिकों को समान अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़? टू बी एजुकेटेड, उनको पढ़ने का अधिकार है, उनको ग्रो करने का अधिकार है एज अ गुड सिटीजन, एंड टू अर्न देयर लिविंग, और उनको काम करने का भी अधिकार है, वो अपनी लिविंग के लिए, अर्निंग के लिए काम कर सकते हैं। फिफ्थ इज क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक आर टू इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप सरकार से फीडबैक, आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं। द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर स्क्रंटनाइज एंड इवेलुएटेड बाय द पीपल, सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है जनता उस पर बहस करती है, उनको इवेलुएट करती है। जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम आपके आंसर शीट चेक करते हैं या आपसे ओरल पूछते हैं, वाइवा लेते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो किस लिए लिए जाते हैं? क्योंकि हम आपको इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो जनता है वो सरकार को भी उसके कामों के लिए इवैल्यूएट करती है। और ये किसके थ्रू इवैल्यूएशन होता है? ये इवैल्यूएशन होता है मीडिया और अपोजिशन पार्टीज के थ्रू। Now question number 10, what are the factors that multinational company take into account before setting up a factory in different countries? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब अपना बिजनेस या अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी किसी दूसरे देश में खड़ी करती है तो उससे पहले वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे वो ध्यान देती है। So before setting up a company or a factory, an MNC take into account the following thing: अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है कि ऐसे उस देश में ये चेक करती है मल्टीनेशनल कंपनी, क्या वहाँ पर लेबर यानी काम करने वाले लेबर में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर जो है वो सस्ते दामों पर मिल रही है, नहीं मिल रही है। एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, ताकि कम से कम लेबर पर कम से कम खर्चा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एमएनसीज में स्प्रेड इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टू द फॉलोइंग कंट्रीज: यूएसए फॉर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, एमएनसी जो है यूएसए में अगर अपना पैसा लगा रही है तो किस लिए लगा रही है? टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट। चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग component etc. So by doing so it is able to reduce the cost of production। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो उसका खर्चा है वो कम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। सेकेंड इज पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। ठीक है, जो एमएनसीज है वो लोकल कंपनीज को के साथ एज अ पार्टनरशिप भी वो अपना काम शुरू कर सकती है। एमएनसी सेटअप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज बाय अ क्लोजली कम्पीटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई। इसके अलावा वो लोकल कंपनीज को खरीद भी सकती हैं या लोकल कंपनीज का इस्तेमाल एज अ सप्लायर भी कर सकती हैं। सो एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन गेट इंटरलिंक। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाता है। थर्ड इज़ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इफ़ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर फेवरेबल, यानी कि जिस देश में वो फैक्ट्री लगाने की सोच रही है अगर उस देश की सरकार की पॉलिसीज़ उस एमएनसी के फेवर में है तो वो वहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेट कर सकती है, कब सेटअप लगा सकती है। इफ़ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर फेवरेबल इट हेल्प एमएनसीज। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ विल reduce cost of production. MNCs are able to hire worker on casual and contractual basis for short period instead of a regular basis. This reduce the cost of labor for the company and increase the margin of profit. तो इस तरह से जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कानून बनाए हैं भारत सरकार ने, तो इस तरह के से कानून क्यों बनाए गए हैं ताकि एमएनसी जो है वो इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्रीज का सेटअप लगा सके और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सके।
अब लास्ट सेक्शन आता है जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं और उसके बाद आपको जो है आंसर देना है। इन अर्लियर टाइम फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया मार्वल्ड एट द करेज, ट्रुथफुलनेस एंड मोडेस्टी ऑफ पीपल ऑफ द आर्यवंशा. नाउ दे रिमार्क मेनली ऑन द एब्सेंस ऑफ दोज क्वालिटीज. In those days, Hindus were set out on contest and hoist their flag in Tatar, China, and other countries. Now, a few soldiers from a tiny island far away are loading it over the land of India. तो ये एक केस है, आपको दिया गया है इस पेपर में। इसी केस के हिसाब से अब आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई की तरफ से कि जो सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें बताया गया है कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सब सब्जेक्ट में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई हु डिस्कस अबाउट फॉरेन ट्रैवलर एंड आर्यवंशा, कि आर्यवंशा और फॉरेन ट्रैवलर के बारे में किसने डिस्कस किया है। So the answer, question number 2 is mention the qualities of Aryavansha that were admired by foreign travelers in earlier times. Question number 3 is how did folklore help in the spread of nationalism among the Indian? Explain. 11.1 का जो आंसर यानी कि 11 पॉइंट जो क्वेश्चन था उसका आंसर है हु डिस्कस अबाउट फॉरेन ट्रैवलर्स एंड आर्यवंशा। फॉरेन ट्रैवलर्स और आर्यवंशा के बारे में किसने डिस्कस किया है, तो फॉरेन ट्रैवलर और आर्यवंशा के बारे में डिस्कस किया है तारीचरण चट्टोपाध्याय ने। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द फॉरेन ट्रैवलर्स इन अर्लियर टाइम एडमायर द क्वालिटीज़। जो पहले जो विदेशी यात्री भारत में आते थे वो भारत की के लोगों की कौन कौन सी क्वालिटीज़ को एडमायर करते थे। दे एडमायर करेज कि हमारे अंदर कितना बहादुरी है, ट्रुथनेस ने हमारी सच्चाई और हमारी मॉडेस्टी को लेकर वो लोग हमारी तारीफ़ें किया करते थे आर्यवंशा की। 11.3 का आंसर है इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजर्ड्स। ये हमने हिस्ट्री की बुक में नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था कि लेट 19th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो फोक टेल्स थे यानी कि लोकगीत थे उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। गाँव-गाँव उन्होंने टूर किया और हर जगह जगह के फोकलोर्स फोक सॉन्ग्स को उन्होंने इकट्ठा किया और फिर उनकी रिकॉर्डिंग की। दीज टेल्स दे बिलीव गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैव बीन करप्टेड बाय आउटसाइड फोर्स। ऐसा उनका मानना था कि ये जो फोकलोर्स हैं, फोक टेल्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, ये वाकई भारत का एक ट्रेडिशनल कल्चर है, सच ट्रेडिशनल कल्चर है जिसे कि जो आउटसाइडर्स थे, आउटसाइडर्स का मतलब है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो है ये करप्ट हो गया, यानी कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर धीरे धीरे करप्ट होता चला गया। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी। इसीलिए अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए अपने देश की आइडेंटिटी को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में फोक रिवाइवल का मूवमेंट यानी कि जो हमारा फोक है, लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, उसकी तरफ हमें वापस जाना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, इसका भी अभियान चलाया था। नतेशा शास्त्री मद्रास में पब्लिश्ड अ 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ऐसा ही एक 4-volume कलेक्शन जो कि तमिल फोक टेल्स था नतेशा शास्त्री ने मद्रास में पब्लिश किया था, जिसे हम फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक छोटे से केस स्टडी से आपको इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है वो है आपकी एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी, वर्ड बाय वर्ड बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस छोटे से केस को पढ़ने के बाद जब आप आंसर देंगे तो उसमें वो चैप्टर जहाँ से वो दिया गया है वो भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो केस स्टडी के लिए आपको एनसीईआरटी की हर बुक अच्छे से पढ़नी है, हर बुक आपको पता होना चाहिए कि ये जो केस स्टडी आई है वो कहाँ से आई है। नाउ मैंने एक और केस स्टडीज़ में आपको 2 केस स्टडीज़ आएंगी, तो एक केस स्टडी मैंने सॉल्व कर दी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने केस स्टडी डाली है ये सॉल्व नहीं है। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे केस दिया हुआ है नीचे, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से रीड करके इसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्लोबल विलेज?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हैज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इनरिच्ड आवर लाइफ। तो आपको ये केस स्टडी पढ़नी है और इनके आंसर्स आपको खुद से जो है वो लिखने हैं, एक तरह से होमवर्क है आपका ये। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन में इस प्रैक्टिस पेपर के, विच इज़ मैप स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन। सो ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए with the help of following information and write its correct name on the line marked near it। तो आपको उस मैप में जहाँ पर ए मार्किंग की गई है उसको पता लगाना, आइडेंटिफाई करना है उस जगह को। उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको करना है। द प्लेस एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो फॉर प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स से रिलेटेड है। ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। इसके बाद आपको उसी मैप में, तो मैं क्वेश्चन 13.1 और 13.2 एक साथ करा रही हूँ। 13.1 में आपको इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट जहाँ पर हुआ था उस प्लेस को वहाँ पे आपको बताना है, ए में इसका नाम लिखना है। और 13.2 में आपको क्या लोकेट करना है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दो चीज़ें आपको वहाँ पर शो करनी है। या फिर आप, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, या फिर आप सूरत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर शो कर सकते हैं, या दीनदयाल पोर्ट कांदला मेजर पोर्ट। पहला आपको नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट और दीनदयाल पोर्ट कांदला मेजर पोर्ट यहाँ पे आपको शो करना है। तो यहाँ पे ये सॉल्व मैप आपके सामने है। सबसे पहले आप देखेंगे नरोरा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो आपको यहाँ दिखाना है। दूसरा सूरत जो पूछा गया था, हालांकि वो ऑप्शन में था लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके डाल दिया गया है ताकि आपको हेल्प मिले कि सूरत कहाँ फिल करना है। दीनदयाल पोर्ट वो भी गुजरात में है, वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया गया है। उसके बाद चंपारण जो बिहार में है वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया गया है। मैप वर्क बच्चे बहुत स्लो करते हैं, मैप वर्क छोड़ देते हैं क्योंकि वो मैप वर्क नहीं कर पाते। तो आपको मैप वर्क का सिलेबस पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए मैप वर्क का क्या सिलेबस दिया है, और उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज़ कीजिए क्योंकि उसमें से ही मैप वर्क आने वाला है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, जो भी सिलेबस सीबीएसई ने दिया है मैप वर्क के लिए आप उन्हीं को कीजिए क्योंकि वो बहुत कम सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको मैप वर्क में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप इस मैप वर्क की प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। सो यहाँ पर आज हमने सॉल्व किया, आज मैंने सॉल्व किया, डिस्कस किया आपके साथ, जो था प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 सोशल साइंस क्लास 10 टर्म 2। इस पेपर को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप इस पेपर को अच्छे से जो है आप चाहे तो अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं, आपको जो बेस्ट आंसर लिख सकते हैं आप बना सकते हैं, आप वो आंसर लिख सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो है वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, बहुत लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने, वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना है। इसी तरह से आपने बोर्ड एग्जाम्स की आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन कीजिए और एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़िए। थैंक यू।